नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 2025 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेगा। हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। वहीं विकसित भारत के सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अपनी दिल्ली को विकसित राजधानी के रूप में विकसित करना है। आगे और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको सुनाते हैं। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं, तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने। यहां पार्किंग के अभाव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। आस पड़ोस का माहौल खराब होता है, तनाव रहता है। दिल्ली के अनेक इलाके हैं। साथियों, हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है। और अब मुझे विश्वास है दिल्ली
विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए, उन्हें विकास का रोड मैप बताइए। हमें अपनी दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना है ना? करेंगे? मेरे साथ जुड़ जाएंगे? ये दिल्ली के हर नागरिक की इच्छा है, हम सभी का सपना है, और इसलिए 21वीं सदी के इस पड़ाव पर मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं दिल्ली वासियों से ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी विश्वविद्यालयों में नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। भविष्य की संभावनाओं को लेकर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी युवा शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने सभी विश्वविद्यालय में नए नए प्रकार के कोर्स खोल करके भविष्य की संभावनाओं को लेकर के प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी युवा शक्ति के लिए नए दरवाजे खोल करके उनके टैलेंट के बलबूते पर वो अपने इन कोर्स के आधार पर न केवल रोजगार पाएं, बल्कि अपने क्षमता योग्यता से देश और प्रदेश को आगे बढ़ा पाएं। ऐसे में दूध डेयरी डेवलपमेंट के लिए डेयरी प्लांट के आधार पर हमारे यहाँ इस कोर्स के लिए विक्रम विश्वविद्यालय में इसकी संभावना देखी गई थी, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है विक्रम विश्वविद्यालय डेयरी टेक्नोलॉजी के अपने कोर्स प्रारंभ कर रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य में विक्रम विश्वविद्यालय और एक अलग रूप में दिखाई देगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वर्चुअली उज्जैन के डोंगला में स्थापित वरहामीर खगोलीय वैधशाला की ऑटोमेशन सुविधा का लोकार्पण किया। साथ ही वीर भारत न्यास द्वारा प्रवर्तित फिल्म सीरीज महादेव को लोकार्पित कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पश्चात मुख्यमंत्री ने बच्चों द्वारा तैयार किए प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। वहीं बच्चों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने उनके साथ सेल्फी भी ली। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान बच्चों में जिज्ञासा और खोज की भावना को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच को विकसित और विविध क्षेत्रों में नवाचार का उपयोग करने और रचनात्मकता को नए आयाम देने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर मैं प्रणाम करने आया हूं। सिख पंथ के सभी गुरुओं ने जीवन में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। हम जीवन भर उनको नमन करेंगे और उनके बताए मार्ग पर पूरा देश और प्रदेश चले। उज्जैन में गुरु नानक जी महाराज 10वें सिख पंथ के 10वें गुरु, उनके जन्म दिवस के एक दिन पूर्व प्रणाम करने भी आया हूं। और हमारे लिए बहुत गौरवशाली परंपरा है। सदैव सिख पंथ के हमारे सभी गुरुओं ने जीवन में अपने बीच
सच्चाई की अच्छाई की और अपने पुरुषार्थ पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। उनके अपने माध्यम से हमारे सिख पंथ ने गुरु नानक जी के बाद अपने गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहब को मानना प्रारंभ किया। उनके बच्चों की शहादत के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने बाल दिवस के लिए वो आदर्श उत्पन्न किया। हमारी भी सरकार ने तय किया कि हमारे गुरु गोविंद साहब के साहबजादे अर्थात उनके बच्चों की शहादत को आगामी बच्चों की पीढ़ी जाने, इसलिए स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में उनका स्थान हमने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से गुरु गोविंद साहब ने अपना जीवन जिया है, जीवन भर हम उनको नमन भी करेंगे। उनके बताए मार्ग पे पूरा देश चले, प्रदेश चले। मेरी अपनी ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे जवान नक्सलियों से लड़ रहे हैं। 2-4 नक्सलियों को ढेर करने के लिए हम अपने सुरक्षा बलों के साहस को नमन करते हैं। इसमें हमारे भी एक सुरक्षा जवान शहीद हुए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करे। पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गए लगातार हमारे सुरक्षा के जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है, इसका भी कहीं न कहीं लाभ मिल रहा है। और अभी जो 4 नक्सली ढेर हुए हैं उनके लिए हमारे सुरक्षा बल के साहस को नमन करते हैं और उसमें एक हमारा भी जवान शहीद हुआ है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और उसी तरह से बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई है, वो भी उसके प्रति भी संवेदना है और ये निंदनीय है, लेकिन सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। SIT का गठन कर दिए हैं, 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे और ठेकेदार के सारे अकाउंट वगैरह सील कर दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नारायणपुर कोंडागांव में DRG और सभी जवानों में मिलकर बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें 4 नक्सली मारे गए हैं और हथियार भी बरामद किए गए हैं। हमारा एक जवान भी शहीद हुआ है। नारायणपुर कोंडागांव बस्तर का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में DRG और सारे जवानों ने मिलकर के बड़ा अभियान किया है। 4 नक्सली उसमें वर्दीधारी मारे गए हैं और AK-47 और SLR ऐसे हथियार भी बरामद हुए हैं। और विशेष रूप से ये मैंने एक बड़ा ही ये विषय है कि हमारे एक जवान उसमें शहीद हुए हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक घर के सेप्टिक टैंक से 4 लोगों की लाशें मिली हैं। एक साथ 4 लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शवों को सेप्टिक टैंक से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि एक की शिनाख्त करने की कोशिश पुलिस कर रही है। देखिए, ये बरगावा थाने के बड़ोतर गांव में अपन खड़े हैं। इसमें ये घर आपको निश्चित तौर पर कैमरे में दिख ही रहा होगा। सुरेश प्रजापति मृतक, जो प्राइम मृतक है, इसमें सुरेश प्रजापति है, वो जयंत में रहते हैं। सुरेश 4 भाई हैं। इनके पिताजी NCL एम्प्लॉय थे और अभी रिटायर हुए और 3 महीने पहले शायद देहावसान भी हुआ। सुरेश और सुरेश के 3 मित्र, उसमें एक साहू लड़का है, उसका साला है पप्पू साहू। 4 डेड बॉडीज में से हम एक को छोड़ के 3 को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बाकी को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस घर के जस्ट बगल में ही ये सेप्टिक टैंक है। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर है, इसमें ऐसा कुछ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए और महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आज मैंने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। महाकाल से मेरी यही प्रार्थना है कि वे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको शक्ति प्रदान करें।
बहुत ही एक प्रसन्नता हुई है। ये तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जब हम आके दर्शन करके भस्म आरती में भाग लेते हैं, अपने आप को मैं पुण्यवान मानता हूँ कि आगे ही बैठ के बाबा जी का दर्शन भी हो गया, महाकालेश्वर का दर्शन हो गया और पूरा जैसे भक्ति में लोगों को एक तरह mesmerizing बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे कर देते हैं। महाकाल को मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भारत विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोगों को शक्ति दे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र के रूप में हुई है। हालांकि मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अभी भी फरार है। वहीं प्रशासन ने उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मुकेश चंद्राकर की हत्या की साजिश पहले से ही रच ली थी, क्योंकि वे उनकी खबरों से नाराज थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जांच पड़ताल करके हमने एसआईटी को ये भी एक लक्ष्य रखा है, इस प्रकरण को एक हाई प्रायोरिटी केस को मानते हुए इसका विवेचना जितना जल्दी हो सकता, मतलब अगले 3-4 सप्ताह में कंप्लीट करके न्यायालय के समक्ष चालान पेश करें और सभी आरोपियों का जिसमें इन्वॉल्व है उनका जैसे उस कानून के प्रावधान के तहत उच्चतम जो सजा मिल सकता, जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता, उसके लिए त्वरित कार्रवाई भी करके हम इस प्रकरण को जो आरोपियों का जो सजा दिलाने के लिए जो भी कसर नहीं छोड़ेगा, सभी प्रकार का जो कार्रवाई को पूर्ण करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल जो एविडेंस कलेक्शन से लेकर फॉरेंसिक टीम, हमारा फॉरेंसिक टीम भी लगातार इसमें काम कर रहा है। सभी साक्ष्यों को बेस्ड एविडेंस बेस्ड उसकी इन्वेस्टिगेशन को एक प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट करके, इसलिए जो विवेचना के सहयोग के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर साहब के नेतृत्व में जो डीएसपी और साइबर एक्सपर्ट्स और सभी लोग का इन्वॉल्व करके एक टीम गठित की गई थी। और जैसा आप सबके माध्यम से मैं पुनः सभी जो मुकेश चंद्राकर जी का परिजन और उनके साथियों, उनके जितना भी उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनकी जितना भी मतलब चाहने वाले लोग, सबका आश्वस्त करना चाहते हैं इस इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी हाई लेवल का जो प्रोफेशनल साइंटिफिक लेवल का इन्वेस्टिगेशन होगा। वैसे भी सभी प्रकरण को करना हमारा मैंडेट है, लेकिन ये प्रकरण है मतलब जैसा जितना क्षति मतलब आप सब लोग के हुआ, साथ साथ हमारा भी एक व्यक्तिगत रूप से क्षति थी, क्योंकि पूर्व में जितना भी संकट की स्थिति थे, जैसा किसी प्रकार का कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में इनका सहयोग और बाकी आप सबका सहयोग हमेशा रहा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम सब के लिए और प्रोफेशनली भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो श्री मुकेश चंद्राकर का जो इस तरीके से उनका हम सब के बीच छोड़ के जाना काफ़ी एक अपूर्ण जो क्षति है, इसके लिए हम लोग अपना तरफ से इसको एक चैलेंज के रूप में, एक प्रोफेशनल चैलेंज के रूप में लेकर इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा और उसका न्यायालय में भी प्रोसिक्यूशन के दौरान भी सभी प्रकार का जो विषय पर बिंदु को ध्यान में रखकर इसका प्रोसिक्यूशन में भी एकदम एक उच्चतम जो मापदंड के एसओपी का पालन करके हम आरोपियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी कसर नहीं छोड़ेगा। उसी हिसाब से हमारा कार्रवाई रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अभी भी फरार है। क्या जानकारी सामने आ रही है, कब तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? चंद्राकर की जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई है, हम उस स्थान में पहुंचे हुए हैं और जिस रोड को लगातार जो मीडिया है वो मीडिया हाउसेज जो उठाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण हत्या का कारण बना है, वो उस स्थान पे एएनबी न्यूज पहुंची हुई है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है। फिलहाल अब तक की जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है
कि आखिर जिस तरीके से जो रोड का निर्माण किया गया है, 120 करोड़ की जो लागत से निर्माण किया गया था, जगह जगह गड्ढे हैं, रोड का निर्माण नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के मात्र कागज में ही निर्माण कर दिया गया है और सारे पैसा आहरण करने की जो तैयारी निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है वो अभी बरकरार है। क्या इस रोड को जो शासन प्रशासन है वो उखाड़ने के निर्देश देंगे या फिर मात्र इसको लिपाई पोताई करके इस तरीके से मात्र समेटते हुए नजर आएंगे? क्या इस मामले में जो निष्पक्षता की जो जांच है वो होनी है वो अब तक नहीं हो पाई है। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि किस तरीके से मुकेश को न्याय मिल पाता है। जी अखिलेश, जो 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है उनसे जो पूछताछ की गई है पुलिस के द्वारा, तो क्या कुछ कबूला है उन्होंने? किस तरीके से पहले उन्होंने साजिश रची थी मुकेश को मारने की? देखिए, कुल मिलाकर के जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, धर्मेंद्र रामटेके, रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर। दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर तीनों भाई हैं और जो 3 गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक जो है वो ठेके जो सुपरवाइजर है, धर्मेंद्र रामटेके नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो मास्टरमाइंड है, जो सुरेश चंद्राकर हैं, उनकी गिरफ्तारी अब तक के नहीं हो पाई है, जिसके वजह से कई कारण बनते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सुरेश चंद्राकर जो है वो कब तक गिरफ्तार होकर के बीजापुर लेकर के आया जाएगा और उनको किस तरीके से सजा दी जाएगी, यह यक्ष प्रश्न है। लेकिन हालिया अगर जानकारी जिस तरीके से है उसमें यह स्पष्ट है कि कहीं से जो एसआईटी की टीम गठित की गई है उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सुरेश चंद्राकर की जो गिरफ्तारी है वो जल्द हो जाएगी और यही जो पुलिस है वो मात्र पत्रकारों को आश्वासन बस दे रही है, लेकिन आखिर कब तक गिरफ्तार होगी यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जी अखिलेश, जिस तरीके से सुरेश चंद्राकर अभी फरार चल रहा है और तमाम तरीके से फांसी की मांग भी की जा रही है कि अगर वो हिरासत में लिया जाता है तो फांसी की मांग हो, जिस तरीके से बर्बरता तरीके से पत्रकार को मौत के घाट उतारा गया, तो आपको क्या लगता है पुलिस अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? कब तक हिरासत में ले लिया जाएगा और अगर हिरासत में ले लिया जाता है तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, जो पुलिस प्रशासन है वो 4 हफ्ते का समय मांगे हैं और 4 हफ्ते के बाद कोर्ट में न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके समकक्ष अपनी चालान पेश करेंगे और चालान पेश होने के बाद ही जो न्यायाधीश हैं वो फैसला सुनाएंगे। और तब तक किस तरीके से जो और भी जो लोग शामिल है, क्योंकि ये एक ही लोगों का काम नहीं है और भी अन्य लोगों का जो काम है, क्योंकि कब से ये रणनीति बना करके जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है उससे कई तरीके से यक्ष प्रश्न खड़ा हो रहे हैं कि आखिर कारण क्या रहा है। और कारण अगर रोड निर्माण को लेकर के ही विवाद जो सामने आया है उसको लेकर के अगर हत्या की गई है तो आखिर इनकी जो अवैध रूप से बने हुए घर हैं या फिर जो रोड निर्माण जो कर रहे हैं उनकी जो पुताई हुई है उनको मात्र इस तरीके से लिपापोती करके क्या इसको निपटा दिया जाएगा इस मामले को, या फिर उसके पूरा जो टेंडर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है उसके जो ठेका का जो लाइसेंस है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। यह भी बड़ा प्रश्न है। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या सच में जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है उसकी जो ठेकेदारी का लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा या फिर शासन प्रशासन उसके जो ठेका है उसको बखूबी चलने देगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पत्रकार की हत्या के मामले में अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अभी भी फरार चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने डोरा में 781.59 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में 74 लाख के 3 महतारी सदन, 11.69 लाख का एक आंगनबाड़ी केंद्र, 24 लाख के 3 छात्रावास, अधीक्षक आवास गृह, 60 लाख के 5 अतिरिक्त कक्ष और 611.80 लाख के 19 हाट बाजार निर्माण कार्य में शामिल है।
छत्तीसगढ़ के चर्चित आदिवासी मरवाही क्षेत्र में इन दिनों सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष पार्टी कांग्रेस में पूस में विवाह को लेकर जमकर बवाल हुआ, जिसको लेकर राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। दरअसल बीते शुक्रवार को आदिवासी आंचल मरवाही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 148 जोड़ों की शादी संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शादी समारोह में आशीर्वाद देने पहुंची थी, जिसको लेकर जिला गौरेला पिंडरा मरवाही के विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने जमकर हल्ला बोल दिया है। हमने पहले ही कहा है कि सरकार पैगा समाज हो चाहे पंडो समाज हो, हर समाज को देखते हुए काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज को लेकर काम कर रही है। जितनी पिछड़ी जनजाति है उसको सरकार प्राथमिकता में लेकर काम कर रही है। मैं मानती हूँ कि ये सरकार की जो सोच है, जो मंशा है कि सभी को एक साथ लेके चलें, उस पर सरकार अमल भी कर रही है। और आने वाले समय में हो सकता है कुछ शिक्षा का अभाव अभी बचा होगा, हो सकता है, लेकिन उसको सम्मानीय विधायकों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उसको विभागीय अधिकारियों के द्वारा बहुत अच्छा पहल हो रहा है और उस पर अमल करके उसको शिक्षा के साथ जोड़ के उनके डेवलपमेंट के लिए अपन काम करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।